ये संसद या विधायिका। विधायिका का कार्य होता है विधान बनाना, कानून बनाना। इस विधायिका में विधेयक आते हैं और हर विधेयक का अलग अलग नेचर होता है। उन्हें पारित करने की अलग अलग प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया को आधार मान करके हमने विधेयकों को 4 भागों में बांटा है। आइए देखते हैं। ये संसद है। संसद में क्या आया? विधेयक। हर विधेयक का जो प्रकृति है वो अलग है। जब प्रकृति अलग है तो उसको पारित करने की प्रक्रिया भी क्या होगी? ये भी भिन्न होगी। प्रक्रिया भी भिन्न होगी। बस इस प्रक्रिया को आधार मान करके हमने विधेयकों को 4 भागों में बांट दिया। नंबर 1 साधारण विधेयक। नंबर 2 धन विधेयक। नंबर 3 वित्त विधेयक। नंबर 4 संविधान संशोधन विधेयक। इस तरह से हम 4 प्रकार के विधेयक देख रहे हैं। इन चारों प्रकार के विधेयकों पर इनको पारित करने की एक अलग अलग प्रक्रिया होगी, अलग अलग तरीके होंगे। इसलिए सबसे पहले हम यहाँ पर साधारण विधेयक पर फोकस करेंगे, नज़र डालेंगे। आइए देखते हैं कि साधारण विधेयक क्या होते हैं और कैसे पारित। साधारण विधेयक। इसे ऑर्डिनरी बिल कहते हैं। इसके बारे में संसद में क्या प्रावधान है, आखिर किस तरह से ये संसद में पास होगा, पारित होगा, इस पे चर्चा करते हैं। तो हम यहाँ साधारण विधेयक की चर्चा कर रहे हैं। साधारण विधेयक संसद में किस तरीके से रखा जाएगा, कौन रखेगा, किस सदन में रखा जाएगा और क्या क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, और अंततः ये देखना है हमें कि दोनों सदनों की साधारण विधेयक पर क्या क्या पावर है। उसके पश्चात अंतिम स्वीकृति राष्ट्रपति की होती है और साधारण विधेयक पर राष्ट्रपति कौन कौन सी पावर का इस्तेमाल करेगा, कौन कौन सी शक्ति का इस्तेमाल करेगा, इस पर गौर करते हैं। आइए देखिए। तो ये सामने आपके क्या है? साधारण विधेयक। विधेयक कौन ला रहा है? एक बात हो गई। विधेयक किस सदन में रखा जा रहा है? 2 बातें हो गई। यहां बात आ रही है कौन ला रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि संसद में 2 प्रकार के सदस्य हैं। कौन कौन से? नंबर 1 सरकारी सदस्य। ये सरकारी सदस्य की हम चर्चा करें तो ये वो लोग हैं जो मंत्री परिषद के सदस्य हैं। तो क्या बोलेंगे इन्हें? मंत्री परिषद के सदस्य। एक बात ये हो जाती है। दूसरी बात गैर सरकारी सदस्य। गैर सरकारी सदस्य संसद के सदस्य हैं लेकिन मंत्री परिषद के सदस्य नहीं है। उनको क्या कह रहे हैं हम? उन सदस्यों को कह रहे हैं गैर सरकारी सदस्य। तो यहाँ पर विधेयक को कौन ला सकता है? सरकारी सदस्य भी ला सकता है और गैर सरकारी सदस्य भी ला सकता है। एक बात ये पूरी हो जाती है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि सदन का संचालन, व्यवस्थापन और नियमन उस सदन का अध्यक्ष कर रहा है। तो अध्यक्ष से आपको समय लेना होगा, अध्यक्ष से आपको तारीख लेनी होगी। ये समय और तारीख लेने के लिए
आपको अध्यक्ष को सूचित करना होगा, आपको अध्यक्ष को सूचित करना होगा। वो सूचित करने का समय इसके साथ कुछ अलग है और इसके साथ कुछ अलग है। यदि मंत्री परिषद का सदस्य कोई विधेयक उठाता है और वो उठाने से पूर्व लोकसभा के अध्यक्ष को सूचित करता है, वो सदन के अध्यक्ष को सूचित करता है, तो ये कितना टाइम लेता है? ये 7 दिन पूर्व सूचित करता है। किसे? 7 दिन पूर्व सूचित करता है। किसे? अध्यक्ष को। ये देखिए आप। वहीं अगर हम गैर सरकारी सदस्य की बात करें तो ये कितने दिन पहले सूचित करेगा? ये 1 माह पूर्व अध्यक्ष को सूचित करेगा। तब जाकर के अध्यक्ष क्या करेगा? अध्यक्ष इनका समय और तारीख निश्चित करेगा। दूसरी बात यह होती है कि विधेयक किस सदन में रखा जा रहा है। यहां भी कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जिनमें लोकसभा मजबूत होती है, अर्थात वो विधेयक लोकसभा में ही रखे जाएंगे, लेकिन कुछ विधेयक ऐसे होते हैं कि दोनों में से किसी में भी रखे जा सकते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं साधारण विधेयक की, तो साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में आ सकता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? साधारण विधेयक है किसी भी सदन में रखा जा सकता है। तो ये बात हो गई कि विधेयक को कौन ला रहा है, ये पता लगा हमें। विधेयक किस सदन में रखा जा रहा है, ये पता लगा। तो कौन ला रहा है? सरकारी व्यक्ति या गैर सरकारी व्यक्ति। सरकारी व्यक्ति लाएगा तो वो सरकारी विधेयक हो जाएगा, और गैर सरकारी व्यक्ति लाएगा तो सामान्य विधेयक हो जाएगा। और किस विधेयक में, किस सदन में रखा जाएगा? देखिए, लोकसभा या राज्यसभा। अर्थात साधारण विधेयक किसी भी सदन में लाया जा सकता है। लोकसभा में लेकर आ रहे हैं, और लोकसभा में किस प्रक्रिया से गुजरेगा हम ये देखते हैं। तो सबसे पहले बता दूं मैं आपको कि यहाँ 3 वाचन होंगे। प्रथम वाचन में क्या होगा? प्रथम वाचन इसके तहत विधेयक रखने की तारीख प्राप्त होगी। एक बात। दूसरी बात, विधेयक पर सदन की स्वीकृति प्राप्त होगी। इतना सब कुछ हो जाना प्रथम वाचन कंप्लीट मान लेते हैं। प्रथम वाचन फर्स्ट रीडिंग हो गई। उसके बाद द्वितीय वाचन आएगा। अब देखो द्वितीय वाचन में क्या होगा। द्वितीय वाचन के तहत यहां पर विभिन्न समितियों का गठन और उनका सहयोग मिलेगा। विधेयक पर यह गठित समितियां क्या करेंगी? चर्चा करेंगी और विधेयक को ज़्यादा उचित और पारदर्शी बनाने के लिए मशवरा देंगी, सिफारिश देंगी और सहयोग करेंगी। इस तरह से ये पूरा प्रोसेस किसका? द्वितीय वाचन का हो जाता है। तृतीय वाचन के तहत क्या होगा कि जो विधेयक है उसके मूल सिद्धांतों पर पुनः एक बड़ी चर्चा होगी। केवल विधेयक के मूल सिद्धांतों पर चर्चा। ये सब बात लोकसभा में हो गई। 3 वाचन हो गए लोकसभा में, 3 रीडिंग एक विधेयक पर आ गई। अब उसके बाद
लोकसभा क्या करेगी, इसके बाद लोकसभा क्या करेगी, फिर इसे लोकसभा पारित करेगी। क्या करेगी, इसे पारित करेगी। पारित में क्या होगा, उपस्थित तथा मतदान करने वाले, उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित हो जाएगा। इस तरह से ये पूरी प्रक्रिया विधेयक के साथ लोकसभा में पूरी हो गई। अर्थात लोकसभा से विधेयक पारित होकर के अब कहाँ जाएगा, राज्यसभा पहुंचेगा। देखिए अब ये राज्यसभा को प्रेषित होगा। राज्यसभा को प्रेषित होगा। अब राज्यसभा में क्या होगा, राज्यसभा में भी 3 वाचन होंगे, 3 वाचन से गुजरेगा। यहां भी 3 वाचन से गुजरेगा। उसके बाद लेकिन यहां शर्त यह है कि राज्यसभा को ये 3 वाचन या प्रक्रिया या पारित करने का समय कितना मिला हुआ है, राज्यसभा को 6 माह के अंदर अंदर। तो यहां हम बात कर रहे हैं थर्ड स्टेप क्या है इसका, राष्ट्रपति की विधेयक पर स्वीकृति। देखिए राष्ट्रपति की विधेयक पर स्वीकृति देख रहे हैं। नंबर 1 स्वीकृति दे सकता है, एक बात। दूसरी बात, स्वीकृति रोक सकता है, दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। ये अधिकार है राष्ट्रपति को। एक विधेयक पर राष्ट्रपति की ये पावर है। स्वीकृति रोकने की जो बात कर रहे हैं इसे हम अत्यंतिक वीटो कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, अत्यंतिक वीटो। अत्यंतिक वीटो पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। इसे हम निलंबनकारी वीटो कहते हैं। निलंबनकारी वीटो कहते हैं। ये देखिए अब हम ये देखते हैं कि 1950 से आज तक के इतिहास में कितनी बार राष्ट्रपति ने अत्यंतिक वीटो या स्वीकृति ना देने की पावर का इस्तेमाल किया है। दूसरी बात, पुनर्विचार या निलंबनकारी वीटो का कितनी बार इस्तेमाल हुआ है। इतना ही नहीं, इतिहास में 1986 में जेबी वीटो का भी हम जिक्र देखते हैं, डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह का। तो आइए देखिए, मैं आपको ये बता देता हूँ कि चीज़ें कब कब कैसे कैसे रखी गई और कब कब राष्ट्रपति ने इन पावर का इस्तेमाल किया है। कौन कौन से राष्ट्रपति थे जिन्होंने इन पावर्स का, इन शक्तियों का प्रयोग किया है, हम उसकी बात कर रहे हैं। देखिए नंबर 1, अत्यंतिक वीटो। ये वीटो वो वीटो है जिसमें राष्ट्रपति स्वीकृति रोक लेता है। 1954 की बात है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय राष्ट्रपति हैं। पैप्सो विनियोग विधेयक सदन में रखा जाता है, जिसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस पर अत्यंतिक वीटो कर देते हैं। तो अब तक निलंबनकारी वीटो का 91 में, 97 में और 2006 में इस्तेमाल किया गया है। इसका इस्तेमाल राष्ट्रपति वेंकट रमन, राष्ट्रपति के आर नारायण, राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम द्वारा किया गया है।
डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 में डाकघर संशोधन अधिनियम पर जेबी वीटो का इस्तेमाल किया। पुनर्विचार, दोनों सदनों द्वारा जब विधेयक पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति की सहमति के लिए जाता है, राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए जाता है और राष्ट्रपति उस पर पुनर्विचार के अधिकार का इस्तेमाल कर सकता है। तो पुनर्विचार केवल एक बार, सदनों द्वारा पुनर्विचार के पश्चात पुनः स्वीकृति के लिए आता है। तो यह शर्त क्या है? यह शर्त है कि राष्ट्रपति अब स्वीकृति देने के लिए बाध्य है, उसे स्वीकृति देनी होगी, स्वीकृति देने के लिए बाध्य है। सामान्यतः यहां हम बात करें साधारण विधेयक की, तो साधारण विधेयक पर हम ये बात कर रहे हैं साधारण विधेयक पर, तो हम अगर देखें कि सदनों की पावर क्या है, दोनों सदनों की साधारण विधेयक पर क्या पावर है, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों बराबर की पावर रखते हैं। लोकसभा ने पारित किया, देन राज्यसभा भी पारित करे, दोनों सदन पारित करेंगे तब विधेयक राष्ट्रपति के पास पहुंचेगा, अन्यथा पारित होने की दशा में नहीं होगा। कभी कभी लोकसभा द्वारा पारित विधेयक राज्यसभा में पहुंचे या राज्यसभा द्वारा पारित विधेयक लोकसभा में पहुंचे और दोनों विधेयकों में सहमति ना हो। जब दोनों विधेयकों में सहमति ना हो तो इसे कहते हैं दोनों सदनों के बीच उत्पन्न गतिरोध। जब ये गतिरोध उत्पन्न हो जाए, दोनों सदन एक दूसरे से सहमत ना हो, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति आर्टिकल 108 का इस्तेमाल करते हुए संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। कब? जब बिल पास होना ज़्यादा जरूरी है, तब मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देती है कि वो ज्वाइंट सेशन के बारे में इस प्रक्रिया को अपनाए।